हेलो एवरीवन। तो आफ्टर डिस्कसिंग नेचर ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया पिछले 4 लेक्चर्स में। तो हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड करने वाले हैं। ये कर लिया तो मतलब आप क्वाड्रेटिक का एक मेजर पोर्शन सीधे सीधे कवर कर लें। ग्राफ्स, जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो ग्राफ है कभी भी ऐसा नहीं कि आप 4-5 लेक्चर में या 7-8 लेक्चर में पूरा सीख जाओगे। जहाँ जहाँ मैथ में जैसे जैसे आपकी कॉन्सेप्ट इंप्रूव होते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ की नॉलेज भी आपकी स्मूथ होती जाएगी। तो ये ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं अपना ओवर द कोर्स, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक या कोई पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज पूरे ग्राफ को कवर कर ले वो सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज ग्राफ बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो आपको साथ साथ में पता लगेगी। जो कॉन्सेप्ट अपने चाहिए वो धीरे धीरे ही क्लियर होंगे। तो अभी हम पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो उनके ग्राफ की चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जनरल एंड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करूँ तो इस तरह से आप बनाते हो, ठीक है। तो ग्राफ बनाने से पहले अपन थोड़ा डोमेन रेंज की बात कर ले, एटलीस्ट डोमेन की बात तो कर ही ले। हमारा पॉलिनोमियल हम लेके चल रहे रियल पॉलिनोमियल। तो रियल पॉलिनोमियल मतलब इनपुट भी रियल और आउटपुट भी रियल, ओके। तो हमने पहले देखा हुआ सारे कोफिशिएंट रियल है अपने पास। हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बात हो रही है, ठीक है। और y भी अपना रियल नंबर आएगा। अब वैसे तो एंड डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए अपने को कैलकुलस वगैरह बहुत कुछ लगाना पड़ता है। क्वाड्रेटिक तक का ग्राफ इजीली मैनेज हो पाता है। क्यूबिक वगैरह के ग्राफ देखने के लिए डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। तो मैं बहुत डिटेल में ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बर्ड व्यू लेने की कोशिश कर रहा है कि ओवरऑल ग्राफ का बिहेवियर कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अगर मान लो ये मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स को मैं बहुत ज़्यादा आगे की तरफ एक्सटेंड करूँ, बहुत ज़्यादा आगे मतलब एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, या पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो वहाँ पे मेरा ग्राफ का बिहेवियर कैसा रहने वाला है, मतलब वाई की वैल्यू किधर भागेगी, इस तरह की बात मैं करने वाला हूँ। प्लस मैथ में जब भी हम इन्फिनिटी पे बिहेवियर की चेक करने की बात करते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि सबसे बड़ी पावर को बाहर निकाल लो। उससे फ़ायदा क्या होता है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, है ना, बाकी सब कोफिशिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। x, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी में बॉटम में अगर x पड़ा हुआ है तो ये सब क्या हो जाएंगे मेरे पास, 0। तो इस बात को समझने में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी पावर को बाहर खींच लिया और जैसे ही आप x को इन्फिनिटी पे या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भेजोगे तो ये सब हो गया अपने पास 0 की तरफ चले गए। तो ले दे के ग्राफ का अगर एक ब्रॉडर एनालिसिस करूं तो वो सिर्फ दो ही चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, एक तो मेरी डिग्री और एक मेरा लीडिंग कोफिशिएंट। याद है अपन an को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। एक तो डिग्री और एक लीडिंग कोफिशिएंट। तो सबसे पहले अपन इन्हीं पे केस बनाते हुए चलेंगे। मान लो मेरी डिग्री जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल केस ले लेता हूँ E1, ठीक है। अब देखो अगर ये डिग्री E1 है तो अब चाहे आप x को प्लस इन्फिनिटी पे लेके जाओ चाहे माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाओ, मेरा जो x रेज टू पावर n है, पावर इवन कर दी ना आपने, तो ये प्लस इन्फिनिटी पे ही रहेगा, ठीक है। अब y किधर जाएगा, वो भी प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा क्योंकि इसका आंसर तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। तो y किधर जाएगा वो डिपेंड करेगा an के साइन पे। तो यहाँ से मैं दो केस बना सकता हूँ कि an अगर आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है तो देखो ये प्लस इन्फिनिटी इंटू पॉजिटिव, तो y भी किधर जा रहा है मेरा, प्लस इन्फिनिटी पे। मतलब x को आप बढ़ा रहे हो प्लस इन्फिनिटी पे तो y किधर जा रहा है, वो भी प्लस इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है जैसे जैसे आप राइट साइड में बढ़ रहे हो। सेम अगर मैं बोलूँ an अगर नेगेटिव हो जाए तो देखो xn ने तो प्लस इन्फिनिटी दी है इंटू नेगेटिव, तो y किधर चला गया मेरा, माइनस इन्फिनिटी पे। इसका मतलब अगर ग्राफ, अब देखो दोनों बात है ना, x तो प्लस इन्फिनिटी पे जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी पे जाए, xn तो प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, इसका मतलब ग्राफ कैसा दिखेगा मेरे पास, x प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा तब भी y प्लस इन्फिनिटी पे, x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तब भी y प्लस इन्फिनिटी पे। देखो दोनों केस के अंदर प्लस माइनस इन्फिनिटी, दोनों केस में y किधर भाग रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। सेम स्टोरी इधर बैठ रही है मेरे पास, y किधर जा रहा है मेरे पास, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। मतलब चाहे x को प्लस इन्फिनिटी पे लेके जाओ चाहे माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाओ, xn तो प्लस इन्फिनिटी पे ही जाएगा और इनटू में नेगेटिव है तो y किधर जा रहा है अपने पास, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ग्राफ की फ़ोटो कैसे दिखेगी मेरे पास, ओवरऑल ग्राफ दिखेगा कि भाई हमारा
ग्राफ इस केस में क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है। ओवरऑल ग्राफ का बिहेवियर होगा ओपनिंग अपवर्ड। अब ये बीच में कितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है, कितने यू टर्न आएंगे इसमें, ये सब फिर फर्दर बाकी कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगा, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, डबल डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल आपको ये बात पता लग गई कि मेरा ग्राफ किधर है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। सेम यही स्टोरी मैं बात करूँ एक्स एक्सिस, तो ग्राफ कैसे दिखेगा मेरे पास, इस तरह से। मतलब चाहे आप x को प्लस इन्फिनिटी पे लेके जाओ, चाहे माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाओ, y किधर जा रहा है मेरा, नीचे की तरफ। तो सेम स्टोरी यहाँ पे कह रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर मेरा x क्या है, इवन पोलिनोमियल कैसा, इवन डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है। तो मेरा ग्राफ या तो ऊपर की तरफ ओपन होगा या फिर नीचे की तरफ ओपन होगा, डिपेंड करेगा किस पे, an पे। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव ग्राफ ऊपर की तरफ, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव ग्राफ नीचे की तरफ, ठीक है। ओड डिग्री के देखते हैं अब, तो और क्लैरिटी आएगी आपको। n अगर मान लो मेरा ओड है, तो आपको पता है अगर x आप प्लस माइनस इन्फिनिटी पे टिकाओगे, पावर ओड है, तो x की पावर n भी किधर जाएगा मेरे पास, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस। अब y का क्या हल होने वाला है, वो डिपेंड करेगा अपने पास लीडिंग कोफिशिएंट पे। देख रहे हो y क्या था अपने पास, x की पावर n an, और बाकी सारा सामान तो अपना जीरो की तरफ चला ही जाएगा। जैसे आप x प्लस माइनस इन्फिनिटी पे डालोगे, तो थोड़ी देर पहले जो एक्सप्रेशन लिखी थी उसी की बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरा an पहला केस पॉजिटिव है, तब देखो xn क्या है अपना, प्लस माइनस इन्फिनिटी, और an पॉजिटिव, तो मतलब जैसा साइन xn का आ रहा है वैसा साइन y का भी होगा। इसका मतलब y भी किधर जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी। मतलब एक्सन प्लस पे तो ये भी प्लस पे, एक्सन माइनस पे तो ये भी माइनस पे। मतलब एक्सन प्लस पे, मतलब एक्स बहुत ज़्यादा आगे खींचा तो वाई भी प्लस पे, मतलब ऊपर की तरफ। एक्सन माइनस पे, मतलब एक्स बहुत पीछे खींचा तो वाई भी किधर है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। मतलब ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, लेफ्ट साइड में नीचे और राइट साइड में ऊपर। मतलब ग्राफ कुछ ऐसी शक्ल बनाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। और यही an अगर नेगेटिव हो जाए तो उल्टा हो जाएगा y का साइन, माइनस प्लस इन्फिनिटी। मतलब x जा रहा प्लस इन्फिनिटी पे और y जा रहा माइनस इन्फिनिटी पे। मतलब इस साइड में नीचे की तरफ, और x जा रहा माइनस इन्फिनिटी पे, y जा रहा प्लस इन्फिनिटी पे, तो मतलब इस साइड में ऊपर की तरफ। तो ग्राफ कैसे दिखेगा आपको, ये x एक्सिस बना दी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो पूरा एक बार समराइज कर दूं टोटल। तो मैंने बोला कि सबसे पहले अपन केस बना रहे हैं n को लेके, ठीक है। n कैसा मेरा, ओड या फिर n even। तो इसमें बोलेंगे दो फर्दर केस किसके बन गए अपने पास, an से। an अगर पॉजिटिव है तो ओड डिग्री में ग्राफ क्या होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। an पॉजिटिव मतलब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। an पॉजिटिव नेगेटिव तो ग्राफ मेरा नीचे से ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड। इवन है तो ग्राफ या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर नीचे की तरफ, ठीक है। तो an पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर की तरफ, an नेगेटिव तो ग्राफ नीचे की तरफ, ठीक है। तो देख रहा हूँ मैं, ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये तो सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं शो कर रहा हूँ। ये डिटेल अपने को नहीं मिलती, हमें सिर्फ an से और डिग्री से सिर्फ इतना पता लगता है ग्राफ का ब्रॉडर लेवल पे शेप कैसा होगा। ओड है तो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ, इवन है तो ग्राफ या तो ऊपर की तरफ या फिर पूरा नीचे की तरफ, ठीक है। तब इसमें आप देखो एक चीज़ तो समझ गए हो कि जो मेरा n डिग्री पोलिनोमियल है उसका एक रियल रूट तो आना ही आना है, क्योंकि पूरा नीचे से पूरा ऊपर जाएगा तो बिना एक्स एक्सिस को काटे तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, इवन डिग्री में ऐसा हो सकता है कि भाई आपका रियल रूट आया ही ना, ग्राफ मान लो ऐसा ही बन गया, ऊपर ही चला गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है रियल रूट ना आए, पर ओड डिग्री पोलिनोमियल में कम से कम एक रियल रूट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया, n डिग्री पोलिनोमियल में ग्राफ किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं एनालिसिस की, ठीक है। तो लगे यार, चलो नंबर ऑफ रियल रूट्स आपको ध्यान है कि मैंने बोला था कि ओड डिग्री होती है रियल पोलिनोमियल में, तो नंबर ऑफ रियल रूट भी ओड ही आते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे इस्टेब्लिश करोगे। अब देखो मेरे को ये पता है कि ओड डिग्री होती है तो ग्राफ या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है,
जैसे कि मैं नीचे से ऊपर मतलब अपना लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव वाला देखूँ, तो एक तो अपने पास चॉइस क्या है कि मान लो ग्राफ नीचे से ऊपर जाए और एक ही बार काट ले, तो एक रूट तो आएगा ही। या फिर मान लो ये गलती से नीचे आ जाता है, तो दो रूट हो गए, तो जाना तो इसको ऊपर ही, तो इसको 3 करने ही पड़ेंगे। तो देखो ओड भी चल रहा है। अगेन अगर इसने वापस काट ले 4 कर ले, तो फिर से वापस काटना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला था नंबर ऑफ रियल रूट्स भी क्या चलेंगे अपने पास, ओड ही चलेंगे। यही चीज़ इवन में बोले, एन इवन है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स भी क्या होंगे, इवन ही होंगे, 2 4 6 0 इस तरह से। तो अपने पता है कि हमारे पास इवन डिग्री में ग्राफ या तो ओपनिंग अपवर्ड हो तो या ओपनिंग डाउनवर्ड। अगर मान लो मैं ओपनिंग अपवर्ड का ही केस लूँ एन पॉजिटिव केस में, तो क्या होगा ये, या तो क्या हो काटे ही ना, ठीक है, पूरा ही ऊपर चला जाए 0 रियल रूट्स। एक बार काट दिया तो वापस ऊपर आने के लिए इसको दोबारा काटना ही पड़ेगा। मान लो ये फिर से काट जाता है 3, लेकिन जाना ऊपर है तो फिर से काटना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स भी क्या इवन ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर रूट्स रिपीट कर जाएं, तब तो एक रूट आ सकता है ना। तो वो रूट रिपीटेड रूट कैसे दिखाई देते हैं अपने पास, तो उसकी भी एक चर्चा कर लें, रिपीटेड रूट्स, ठीक है। तो कोई भी रूट हमारे पास रिपीट होता है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलस का फ्लेवर भी आएगा। अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन रूट मेरे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, तो ग्राफ उस पॉइंट पे क्या होता है, बाउंस बैक, मतलब छू के निकल जाएगा, ठीक है। अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये नई टर्म हो सकती है आपके लिए। इन्फ्लेक्शन का बेसिक मीनिंग होता है चेंज ऑफ कॉन्केविटी, चेंज ऑफ कॉन्केविटी, कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ। कॉन्केविटी मतलब ओपनिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड। जैसे कि एक्स क्यूब है, अब इसमें 0 3 बार रिपीट होता है, एक्स क्यूब ग्राफ देखो ऐसा दिखता है। तो इस रीजन में देखोगे तो ग्राफ क्या है, कॉनकेव अप, और यहाँ पे क्या है, कॉनकेव डाउन। तो 0 पे कॉन्केविटी चेंज हुई है ना मेरे पास, तो 3 बार 5 बार 7 बार रूट अगर रिपीट हो तो कॉन्केविटी चेंज हो जाती है उस पॉइंट पे, बाउंस नहीं होगा, आएगा तो नीचे से ऊपर, क्योंकि ओड है तो उस रूट के अराउंड साइन तो चेंज करना ही है उसको। क्योंकि अगर 1 पे 0 है तो 1 से आगे पॉजिटिव, 1 से पीछे नेगेटिव, तो साइन तो बदलेगा, ग्राफ तो ऊपर नीचे होगा पर वो शेप में चेंज आएगा। और अगर रूट एक ही बार आता तो नॉर्मल कट करके निकल जाता है, जैसे ये है, ठीक है, कोई कॉन्केविटी का चेंज नहीं होगा, नॉर्मल कट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। मान लो मैं एक पोलिनोमियल लेता हूँ जिसका इस तरह से मैं देख रहा हूँ, x माइनस 1 x माइनस 2 स्क्वायर एंड x माइनस 3 क्यूब। तो देख लो 6 डिग्री पोलिनोमियल है जिसके 3 रियल रूट हैं। पर आप बोलोगे तो इवन डिग्री पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ रियल रूट तो इवन ही होना चाहिए, इवन ही है, 6 रूट है इसके बेसिकली। तो जब अपन बोलते हैं नंबर ऑफ रियल रूट इवन है, तो ये मैं असर्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें कि भाई कि सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीट भी कर सकते हैं। और पक्का है कि डिग्री इवन है, नंबर ऑफ रियल रूट अगर ओड आ रहा है तो कुछ ना कुछ रूट रिपीट हो ही रहा होगा, तभी टोटल रूट इवन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें तो मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास 1 इसका एक रूट है, 2 इसका एक रूट है और 3 इसका एक रूट है। तो ये ग्राफ देखो ऊपर की तरफ से आएगा, 3 से ऊपर पे हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। और 3 पे क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो कॉन्केविटी बदल दी मैंने, वापस बदलेगा 2 इवन नंबर ऑफ टाइम्स, बाउंस हो गया, और फाइनली 1 पे नॉर्मल कट करके निकल जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। देख पा रहे हैं, 2 पे बाउंस बैक, 3 पे कॉन्केविटी का चेंज और 1 पे नॉर्मल कटिंग। तो ये मैंने एक थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की आपको कि भाई जर्नल एन डिग्री पोलिनोमियल में ग्राफ को हम ब्रॉडली कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसका लीडिंग कोफिशिएंट देख के और डिग्री देख के, ठीक है। और कभी कभार जैसे अपने रूट वगैरह गैस करने होते हैं ना, तो मैं कुछ इस तरह से भी यूज़ कर लेता हूँ। इसको कंटिन्यूटी थ्योरम बोलते हैं, कैलकुलस में आती है, बाद में आती है, पर कॉमन सेंस आप गैस कर सकते हो। मान लो कोई पोलिनोमियल है, उसकी अल्फा वैल्यू नेगेटिव है और बीटा पे वैल्यू पॉजिटिव है, और पोलिनोमियल का ग्राफ टूटता नहीं है, लगातार चलता है ना, हर एक एक्स पे कुछ ना कुछ वाई तो आता ही है उसका। तो देखो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रैवल करना है, तो बिना क्रॉस कराए चले जाओगे क्या? तो ये इसी को बोलता हूँ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में पढ़ाई जाती है कैलकुलस में, पर कॉमन सेंस से देखो
अल्फा वैल्यू नेगेटिव बीटा पे पॉजिटिव है, तो पक्की बात है बीच में एक रूट तो आएगा ही आएगा। तो ये भी हम फैक्ट यूज करते हैं सवालों के अंदर कि अलग अलग पॉइंट वैल्यू निकाल के देखते हैं, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आ गई तो दोनों बीच में पक्का एक रूट तो कम से कम आएगा ही आएगा। अब एग्जैक्टली एक आएगा ये इससे स्टेब्लिश नहीं होता, वो डिग्री देख के हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये देखो इवन डिग्री पोलिनोमियल है तो ग्राफ तो इसका या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ ही होगा, और वो कौन डिसाइड करता है, लीडिंग कोफिशिएंट। तो एक बात तो अपने दिमाग में आएगी कि ए पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। ए नेगेटिव तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, इस तरह से होगा। तो इसका ग्राफ होता है क्या बालक, पैराबोला, ठीक है ना। 2 डिग्री पोलिनोमियल है, इसका ग्राफ क्या आता है मेरे पास, पैराबोला, ठीक है। कॉनिक सेक्शन का पार्ट है कि भाई हमारे पास एक इस तरह का रूप पैराबोला क्यों बोलते हैं, तो हाल फिलहाल आप इस चीज़ को मान लें भाई कि हमारे पास 2 डिग्री का पोलिनोमियल तो उसका ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है। और एक ही टर्न होगा इसमें, और टर्न आ ही नहीं सकते क्योंकि इसका अगर डैश करो, टर्न का मतलब होता है डैश का जीरो हो जाना, डैश मतलब टेंजेंट का स्लोप, वो जीरो हो गया। तो अब डैश एक्स क्या आएगा इसका, 2ax प्लस बी, लीनियर बन रहा है तो एक ही बार जीरो होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जीरो वाले पॉइंट पे, वो है मेरे पास -b/2a, और ये पॉइंट क्या आया था मेरे पास -d/4a। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी मैं साथ साथ मेंशन कर दे रहा हूँ आपके सामने, -b/2a, -d/4a। और ये आया कैसे, रिकॉल करो, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। देखो इसका ग्राफ और इसकी ये परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म, ये तो आप पकड़ के चलो, ठीक है। हमने जब नेचर ऑफ रूट्स पे चर्चा कर रहे थे तब इस पे हमने बात की थी कि कैसे कन्वर्ट किया था इसको इस फॉर्म में, /4a। तो ये मेरा d है, ये चीज़ जीरो हो जाएगी तो मिनिमा या मैक्सिमा जो भी आनी होगी आ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ a, और वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास -d/4 है। तो एक का साइन तो आपको पता लगेगा कि ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये बात अपने को पता लग गई। अब आगे देखो कि ax² + bx + c, ये जो पैराबोला है इसका ग्राफ कैसे स्टडी करते हैं। तो ए का रोल तो मेरे को पता लग गया। तो मैं 4 चीज़ों की चर्चा करने वाला हूँ जो ग्राफ को डिसाइड करेगी, A, B, C और कैपिटल D। कैपिटल D पता है आपको, नंबर ऑफ रियल रूट्स पे चलता है। तो A पॉजिटिव है तो D के बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो तुम्हारे पास ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ तो बनना है, पर वो 3 तरह का बन सकता है, ऐसा, या ये बाउंस करके चला जाए, या फिर ये पूरी तरह ऊपर हो जाए। अब इसमें D का क्या रोल है, 2 अलग अलग रियल रूट आ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे D पॉजिटिव है, आइडेंटिकल रूट आ गए, दोनों रूट आइडेंटिकल हो गए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, रूट रिपीट हो जाएंगे, दोनों रूट रिपीट हो गए तो मतलब बाउंस हो जाएगा ग्राफ, और एक भी रूट नहीं आ रहा रियल, कहीं नहीं काट रहा है तो D<0। सेम चीज़ मैं अगर A<0 पे बोलूँ तो ग्राफ पूरी तरह मेरे पास नीचे की तरफ हो सकता है, इस तरह से काट सकता है, या फिर ये बाउंस होके चला जाए, या पूरा नीचे। अगेन 2 अलग अलग रियल रूट, D पॉजिटिव, ठीक है, बाउंस हो गया, D = 0, और यहाँ पे D<0। तो आप 2 चीज़ों का एनालिसिस तो समझ गए, A और D का। तो ये बेसिकली क्या डिसाइड करता है ग्राफ आपका किस तरफ ओपन होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। D एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, कितने रियल रूट आ रहा है, उसके बेसिस पे जज करेंगे। अब यहाँ पे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो इस ग्राफ में है, वो क्या कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना हो तब ये बड़े काम की चीज़ हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ax² + bx + c, दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप जो मर्जी है x की वैल्यू डालो तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, अब हमेशा पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ आपका पूरी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ग्राफ के बारे में सोचो कि ऐसा ग्राफ कब बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है जब a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। ओके, सेम यही चीज़ अगर मैं बोलूँ आपको कि ax² + bx + c ऑलवेज <0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मतलब मेरा इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ऐसा कब होगा, जब a नेगेटिव हो और d नेगेटिव हो। तो एक चीज़ आप दिमाग में डाल सकते हैं कि भाई d अगर नेगेटिव है तो आपका ग्राफ पूरी तरह ऊपर या पूरी तरह नीचे है, मतलब आपकी जो क्वाड्रेटिक है या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर हमेशा नेगेटिव होगी।
है ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए। ईजी, तो ए और डी का पता लग गया। नेक्स्ट सिंपल चीज़ देखते हैं सी का रोल। अब देखो मेरे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा आपने, ओके। और अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y का वैल्यू c आ जाता है, ठीक है। तो मैं ग्राफ में कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 0, c। ओबियसली ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा। तो c क्या डिसाइड करता है ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। जैसे कि मान लो मैंने ये ग्राफ बना दिया, आप बता सकते हैं इसके बारे में, a पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है और c y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है ग्राफ, तो ये पॉइंट है मेरे पास 0, c। तो c भी मेरे पास हमेशा कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव ही होगा। ग्राफ बना दिया मैंने इस तरह का, इसमें a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, x एक्सिस को काटा नहीं, कोई रियल रूट नहीं आ रहा, और ये पॉइंट ऊपर की तरफ है तो मतलब c पॉजिटिव है, ठीक है। तो c को देखने के लिए आपको सिंपली क्या देखना है कि y एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास b। अब b का एनालिसिस बहुत ध्यान से सुनना आपको कि मेरे पास b कैसे पता लगेगा, b का साइन कैसे पता लगेगा। उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ वर्टेक्स का, ठीक है, लोकेशन ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स आपका कहाँ पे लोकेटेड है, एक्स एक्सिस के राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पर। तो आप देखो कि मेरा जो वर्टेक्स था, चाहे ग्राफ ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, वर्टेक्स की लोकेशन मेरे को पता है -b/2a, -d/4a, और सेम यही कोऑर्डिनेट जब ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा तो, ठीक है। वो तो अलग होते नहीं, थोड़ी देर पहले बताया ये। अब मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट पे देख रहा हूँ तो मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरा वर्टेक्स किधर है, ऑन राइट साइड। राइट साइड का मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का पॉजिटिव होना चाहिए। अब -b/2a अगर पॉजिटिव है तो b/a क्या होगा, नेगेटिव। अब b/a नेगेटिव आने का मतलब क्या है, b और a के साइन कैसे होंगे, अपोजिट साइन। क्लियरली अगर डिवीजन या प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा तो ऑब्वियसली तो कैसे हैं, अपोजिट साइन के, b एंड a आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। अब इसमें देखो a का साइन देखना बड़ा आसान है, एक बार a का पता लग गया, वर्टेक्स देखो किधर झूल रहा है, उसके हिसाब से आप b का साइन बता सकते हो। यही चीज़ अगर मैं बोल लूँ वर्टेक्स किधर है आपका, वर्टेक्स ऑन लेफ्ट साइड, मैंने बोला -b/2a नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में, इसका मतलब b/a क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और b/a अगर पॉजिटिव आ रहा है तो a और b का साइन कैसा होगा, सेम साइन। तो इसका मतलब ए बी के साइन सेम है तो वर्टेक्स लेफ्ट साइड में, ए बी के साइन अगर अपोजिट है तो वर्टेक्स राइट साइड में। अब इस चीज़ को पकड़ो, हमने इस तरह से देखा, मान लो ये ग्राफ है, अब इसमें सब कुछ बताना आपको, ABCD कुछ ग्राफ बता रहा हूँ, ABCD सब कुछ बताना है। इसमें देखो A ऊपर की तरफ खुल रहा है पॉजिटिव, D नेगेटिव कहीं नहीं काट रहा है एक्स एक्सिस को, C y एक्सिस को ऊपर काट रहा है पॉजिटिव, B। अब वर्टेक्स किधर है मेरा, राइट साइड में, मतलब मेरा -b/2a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली बात है A और B का साइन अपोजिट, तो B नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ है, इसमें A पॉजिटिव, ठीक है, एंड D पॉजिटिव, दो अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है, C पॉजिटिव ऊपर काटा है y एक्सिस को, और B के लिए वर्टेक्स देखना होता है, वर्टेक्स दिख रहा है मेरे को लेफ्ट साइड में, मतलब -b/2a < 0 है, अतः A और B का साइन सेम रहेगा पॉजिटिव, तो चारों पॉजिटिव पे ऐसा आया। तो तुम रिवर्स भी कर सकते हो, अगर मैं आपको ABCD का साइन प्रोवाइड करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो चारों अगर ये नेगेटिव हो जाएंगे तो बता सकते हो ग्राफ क्या बनेगा। A नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे की तरफ ओपन करना है, D नेगेटिव मतलब ग्राफ पूरी तरह एक्स एक्सिस के नीचे रखना है, C नेगेटिव मतलब y एक्सिस को भी नीचे काटेगा, B नेगेटिव दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब वर्टेक्स लेफ्ट साइड में, तो ग्राफ क्या दिखेगा, डाउनवर्ड, एक्स एक्सिस को काटना नहीं है, C को भी नेगेटिव, वर्टेक्स लेफ्ट में रखना है, तो ग्राफ मेरा ऐसा दिख जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चारों के साइन पता है तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, और ग्राफ पता है तो चारों का साइन दिखा सकते हो। तब देखो कि एक सिंपल सी बात अगर मैं पूछूं आपसे कि A B C D
इसके साइन भी दो तरह से डिसाइड किया जा सकता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हर एक का साइन क्या कर सकते हैं अपन, दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ ग्राफ कितने बनेंगे, 2⁴ 16 है ना, 2 × 2 वही सिक्का आप 4 बार सॉल्व होता है, टोटल आउटकम कितने आते हैं 16। पर क्या ये सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में ग्राफ बनाना पॉसिबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं, सारे 16 में तो नहीं बनेंगे। एक चीज़ देखो, मान लो मैं ए का साइन पॉजिटिव, सी का नेगेटिव, बी पॉजिटिव और डी नेगेटिव, ग्राफ बना सकते हो क्या आप इस केस में। सोचो ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, सी नेगेटिव है मतलब वाई एक्सिस को नीचे से काटेगा। अब जब वाई एक्सिस को नीचे से काट रहा है और ए पॉजिटिव है तो मैं कुछ भी कर लूँ, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव मतलब वर्टेक्स लेफ्ट साइड में, तो ग्राफ बनेगा तो इसी तरह से, और तो कोई चांस है नहीं। लेकिन इस स्थिति में तुम डी नेगेटिव कर पा रहे हो क्या, कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देख पा रहे हो जब भी मेरा ए और सी का साइन अपोजिट होगा, मतलब ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, थोड़ी देर पहले हमने कंटिन्यूटी की बात की थी कि भाई के 0 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है और ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो बिना एक्स एक्सिस को क्रॉस कराए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी कभी जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब कौन कौन से ग्राफ रिजेक्ट हो जाएंगे, आपके पास ए और सी का साइन तो अपोजिट है, ठीक है, और डी का साइन नेगेटिव हो जाए, मतलब प्लस माइनस बी प्लस करो चाहे माइनस करो, दोनों केस रिजेक्ट करने पड़ेंगे। तो उस केस में डी नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या माइनस प्लस बी प्लस माइनस डी नेगेटिव। तो ये 4 केस बोगस होंगे, इनमें ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी क्वाड्रेटिक के ग्राफ से रिलेटेड। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास पैरामीटर ए बी सी जो कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एंड रिलेशन दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, एक ऑर्डर लेके चल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस 2c एक्स स्क्वायर, पैटर्न देखना, कोफिशिएंट एक सर्टेन पैटर्न में लिखे हुए हैं, b प्लस सी माइनस 2a इंटू एक्स, देख लो ए बी सी बी सी ए, अब क्या आएगा ए बी सी आएगा, ए बी सी बी सी सी ए भी आएगा, तो c प्लस ए माइनस 2b इंटू माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो क्वांटिटी दे रखी है, तो आप मेरे को ये बता सकते हो सबसे पहले कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड के ओपनिंग डाउनवर्ड। उसके लिए आप क्या देखते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आप ध्यान से देखो, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी ए सी से भी बड़ा है और बी तो सी से बड़ा है ही, तो बोल सकता हूँ ना कि ए प्लस बी बड़ा होगा 2c से। इसका मतलब मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ किधर खुलता है, ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है, कॉनकेव अप रहेगा ये ग्राफ अपना। तो पहली चीज़, और क्या एनालाइज कर सकता हूँ मैं, देखो कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखो कि सिमेट्री से लिखे हुए हैं, ए प्लस बी माइनस 2c, बी प्लस सी माइनस 2a, सी प्लस ए माइनस 2b, तीनों कोफिशिएंट का सम कितना है, मेरे पास 0 है। तो याद करो तीनों कोफिशिएंट का सम 0, इसका मतलब मैं एक्स की वैल्यू 1 डाल दूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका एक रूट तो 1 है, 1 रूट इज, ठीक है, यूनिटी, यूनिटी मतलब अपना 1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे रूट के बारे में क्या होगा, दूसरा रूट मेरा क्या दिखेगा, c बाई ए, सी प्लस ए माइनस 2b डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस 2c, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो क्या आप, ऑब्वियसली बात है, एक रैशनल नंबर तो है ही सही, है ना, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, इसके बारे में क्या बोलोगे। मैं इसमें कह रहा हूँ कि c माइनस बी प्लस ए माइनस बी, ऐसे ब्रेक कर दो तो a माइनस बी तो पॉजिटिव है और c माइनस बी नेगेटिव है। अब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव ये ओवरऑल कैसा रहेगा मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि आई डोंट नो कि a b से कितना बड़ा है और c b से कितना छोटा है ना। हमें बस इतना एक सर्टेन ऑर्डर दिया है पर उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मैं प्रिसाइजली इस क्वेश्चन में ये तो नहीं बोल सकता कि रूट्स किस तरह के साइन के होंगे। हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ जाए तो दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ जाए तो रूट्स अपोजिट साइन के हो जाए। तो इस बारे में कोई कमेंट नहीं की जा सकती। वर्टेक्स के बारे में क्या बोल सकते हो कि वर्टेक्स लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, मतलब माइनस टाइम्स
बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन a प्लस बी। तो ठीक है, ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले एनालाइज किया अपन ने कि ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है ही सही। ऊपर देखो बी भी ए से छोटा है, सी भी ए से छोटा है, तो ये हमेशा नेगेटिव है। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, और बाहर भी माइनस लगा हुआ है, तो ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास कैसे हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, एनालाइज कर पा रहे हो, इस ऑर्डर को दिमाग में रखो और थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो दिखेगा ये कि ओवरऑल पॉजिटिव चल रहा है। इसका मतलब वर्टेक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्टेक्स ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, माइनस b/2 है, तो वर्टेक्स मेरा किधर हो गया, राइट साइड में। ओके, और सी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, कांस्टेंट टर्म के बारे में, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी हो सकती है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या। अब देखो एक रूट 1 आ गया तो ऑब्वियसली बात है दूसरा रूट भी रियल ही आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट्स अपने रियल हैं। तो अगर कोफिशिएंट रियल हो, इमेजिनरी रूट आता तो पेयर में ही आते हैं। तो इसका मतलब एक रूट अगर आपका 1 आ रहा है तो दूसरा रूट भी आपका रियल ही होगा। तो बोथ रूट्स आर रियल, और रियल भी काउंट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो मैंने दिखाई था। तो ये एक ओवरऑल एक रैशनल नंबर है, ये एक 1 है, तो ऑब्वियसली बात दूसरा रूट भी रैशनल ही है। तो ये क्या एक रियल रूट्स है, वो भी रैशनल रूट्स हैं। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा। तो इसका ग्राफ बना सकते हो, और दोनों रूट रियल आ गए, डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं, तो d > 0 होगा ही। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड, वर्टेक्स साइड में, और दोनों रूट रियल हैं। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह का भी बन सकता है। ठीक है, वर्टेक्स साइड में करना है मेरे को, राइट साइड में, और ग्राफ मेरा इस तरह का भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि मेरा रूट किस तरह का जाएगा। ठीक है ना, मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट किस तरह का जाएगा। अगर वो नेगेटिव होता तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, पॉजिटिव होता तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। ओपनिंग अप, डी पॉजिटिव, सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी हो सकती है, उसके बारे में कोई प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इस तरह से अपन जज कर सकते हो ओवरऑल इन कोफिशिएंट्स को देख के। सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कैसे मैंने एनालाइज किया इसको। एक और सिंपल सवाल लेते हैं, इसी तरह की चीज़। ठीक है, एक फिगर बना के दिया हो मेरे को। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने। पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। ये पॉइंट P, ये मेरा Q, ये T, और ये वर्टेक्स का पॉइंट S, R, ओरिजिन O, और कुछ डायमेंशंस दिए मेरे को। ठीक है, RS दिया हुआ है मेरे को कितना, 9, एंड OQ दिया हुआ है अपने पास 5, एंड OT दिया हुआ है मेरे पास 2.5। ठीक है, तो मेरे को बाकी सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लेना है। और जो मेरा फंक्शन है y = ax² + bx + c। ठीक है, अब देखो ये जो डेप्थ होती है अपनी, ये क्या है अपना y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, OQ क्या होता है अपना 0, c, तो आपको c तो दिख गया, c का वैल्यू कितना होगा, -5। ठीक है, OT मेरा एक रूट हो गया, एक रूट मेरा कितना दे रखा है, 2.5, मतलब 5/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे को C पता लग गया। RS के बारे में भी बोल सकता हूँ, RS बेसिकली डेप्थ है, वो क्या होती है अपनी -d/4 है। कोऑर्डिनेट बताया था ना इसका वर्टेक्स का, -b/2 -d/4 है। तो इसको लिखें तो अपन क्या बनेगा, -b² - 4ac अपॉन 4a, दिस बिकम्स इक्वल टू -9। माइनस से माइनस कैंसिल कर दूँ तो ये आ गया b² - 4ac = 36a। ओके, c का वैल्यू मेरे को पता है -5 है, पुट कर दो, तो b² हो गया अपने पास 36 + 20 56 है। ओके, c का वैल्यू -5 डाल दिया मैंने। c का वैल्यू -5 डालूँ तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये होगा 20, उधर जाके माइनस होगा 16 है। ठीक है, और OT दिया हुआ था अपने को, मैंने बोला था OT मतलब एक रूट पता है आपको 5/2, तो सेटिस्फाई करा देता हूँ इसके अंदर।
किया 5/2 मतलब 25/4 A प्लस 5/2 B और C का वैल्यू -5 है, तो ये चीज़ 0 के बराबर हो रही है। तो इसको सोल्व कर दो, 5 कॉमन ले लेता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ लगे हाथ। 5A माइनस 5 कॉमन ले चुका हूँ, तो ये हो गया मेरे पास 2B, 5 कॉमन ले चुका हूँ, लगाया 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो B स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास 16 ये दे रखा है, तो आप चाहो तो इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो अपने को सारे डाटा मिल जाएंगे। ठीक है, फिगर के अंदर मेरे को कुछ डायमेंशंस दिए हुए थे, उससे मैं पता लगा रहा हूँ कि अपना ये क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो एक B का वैल्यू क्या है मेरे पास, 5A-4 का नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2, ये B का, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16A। तो सोल्व कर सकते हो आप A के लिए इसको, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 25A² माइनस 22 जा 40A प्लस 16 इज इक्वल टू ये 16 4 जा 64A हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 25A² माइनस 104A प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ बन रहा है फैक्टर वेक्टर जैसा मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बन रहा है। 25 × 16, इसको लिख सकता हूँ 25 × 4 × 4, तो 100 + 4 104 दिख रहा है मेरे को, तो कर दो इसको 100 + 4, ये हो गया 100A माइनस 4A प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 25A पीछे से -4 कॉमन खींच सकता हूँ एंड दिस बिकम्स A -4। तो ये के दो वैल्यूज़ आ गए मेरे पास, एक तो 4/25 और एक A = 4। तो पूरा फंक्शन ही पता लग गया मेरे को, है कि नहीं। A की दो वैल्यूज़ आ गई, उसको यहाँ पे पुट करोगे तो आपको B भी पता लग जाएगा, C ऑलरेडी पता ही है, तो पूरी इक्वेशन ही पता लग गई, उसका पूरा एनालाइज कर सकते हो। तो ग्राफ को रीड किया हमने, है ना, जो भी डायमेंशन दे रहे थे उस ग्राफ को रीड किया। C का वैल्यू कितना है, ये पॉइंट मेरे पास होता है 0, C, तो -5 दिख रहा था, लेंथ दी हुई सारी मेरे को। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। अगेन मेरे को एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, एंड द ग्राफ लुक्स लाइक, ये पैराबोला है एंड दिस इज, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये ट्रायंगल ले लेते हैं PQR एंड इट इज़ गिवन दैट दिस ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल एट Q। ठीक है, विद इट्स हाइपोटेन्यूज विच इज PR का लेंथ मेरे को गिवन है 4√2। ओके, सो इट इज गिवन दैट द ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल एट Q, ऑल्सो इट इज आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये दोनों लेंथ बराबर है। अभी बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि आपका पैराबोला की एक्सिस क्या यही होगी ना, सिमेट्री, दोनों साइड से बराबर दिख रहा हो, इसका मतलब बीचों बीच में खेल रहे हो आप। तो ये Q जो आपका एक्चुअल में वर्टेक्स ही है, ठीक है, जो भी मेरा आएगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, थोड़ा सा इसके मैं साइड में ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरे को 4√2 दिया हुआ है A, तो बेसिकली A² + A² इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो दिस हाइपोटेन्यूज इज √2A इज इक्वल टू 4√2, तो A का वैल्यू 4 आ गया। ओके, तो दिस बोथ द डायमेंशंस आर A। अगर इसका मैं फंक्शन मेरे से पूछा जाए, लेट्स से द फंक्शन इज A(x²), छोटू मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, bx प्लस, तो अगर फंक्शन पता लग जाएगा आपको तो आप कुछ भी पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में निकाल पाओगे। तो एक बात तो तय हो गई कि जो ग्राफ है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो b का वैल्यू सीधे सीधे 0 हो गया, क्योंकि आपके रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट साइन के, -α एंड अल्फा टाइप के। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये 45 डिग्री है, कोई दिक्कत, 45 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ ये 2√2 है, ये 2√2 है, पूरा हाइपोटेन्यूज मेरे को 4√2 दिया हुआ है। 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया,
45 डिग्री का मतलब हो गया कि ये जो बची हुई ट्रायंगल आपकी क्या होगी, आइसोसेलेस, मतलब ये भी आइसोसेलेस है, ये 45, ये भी 45, तो मैं कह सकता हूँ कि जो डेप्थ है आपकी ये भी 2√2 है। तो डेप्थ 2√2 होने का मतलब सी का वैल्यू क्या हो गया, -2√2। ओके, अब बचा सिर्फ अपने पास क्या, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है -d/4a होता है, तो -d/4a -b² -4ac अपॉन 4a, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी दिख रहा है मेरे को, ये 2√2 a का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो मेरे को रूट्स का आइडिया लग रहा है ना, आपको -α रूट का पता लग रहा है, तो रूट्स इक्वल एंड अपोजिट साइन के हैं, तो मेरा ये क्या बन गया, सी का वैल्यू दे ही रखा है, सो ax² प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी कर सकता हूँ ना, c/a होता तो उससे मेरे को ये पता लग जाए कैपिटल ax²। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है मेरे पास, एक अल्फ़ा दूसरा -α, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ -α² दैट इज़ कैपिटल c/a। सी का वैल्यू -2√2 है, तो α² 2√2/a, और फिगर से देख सकते हो अल्फ़ा मेरे पास 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर, एक 2√2 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 2√2। ओके, सो a का वैल्यू मेरे पास हो गया यहाँ पे ये 2√2 1/2√2, ठीक है। अल्फ़ा को 2√2 रखोगे, इसका स्क्वायर कैंसिल करने के बाद a का वैल्यू 1/2√2 आ जाएगा, तो मेरा fx क्या हो गया, दिस fx इज सिंपली x/2√2 x² माइनस c का वैल्यू 2√2, ठीक है। b तो आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं 0 है, सिमेट्रिक है अपना फंक्शन y एक्सिस के अबाउट, इसलिए b 0 हो गया। एक सिंपल सवाल देखिए, हमारे पास बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2ax² प्लस 3bx प्लस 5c = 0, ठीक है। बोला जा रहा है डज नॉट हैव एनी रियल रूट। अब इसके रियल रूट नहीं है, ठीक है। साथ के साथ अपन लेके चल रहे हैं कि हमारा जो ये c जो है वो पॉजिटिव रियल है, a b c भी रियल क्वांटिटीज लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, और c पॉजिटिव है, रियल कोफिशिएंट्स है, और इसके रियल रूट नहीं आ रहे, इसका मतलब इमेजिनरी पेयर होंगे, इसका मतलब इसका d नेगेटिव है। ओके गाइस, अब d नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ग्राफ या तो पूरी तरह ऊपर या पूरी तरह नीचे, लेकिन मेरे को c पॉजिटिव बोल दिया। c पॉजिटिव बोलने का मतलब अगर इसको मैं बोल दूँ अपना fx, तो ग्राफ पूरी तरह ऊपर होने का मतलब या तो सारे पॉइंट पे पॉजिटिव आंसर है या फिर सारे पॉइंट्स पे नेगेटिव आंसर है। तो c बेसिकली क्या आ रहा है, f0 आपका क्या आ रहा है 5c, और जो कि क्वेश्चन में c पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब f0 भी पॉजिटिव है, तो एक भी पॉइंट पे अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब पूरा पूरा ग्राफ ऊपर ही है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 2ax² प्लस 3bx प्लस 5c > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई इस चीज़ का साइन क्या होगा, तो आपको साफ दिख रही है वैल्यू कब बन रही है f के अंदर, जब मैं क्या डालूंगा -1, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव है ना, जो मर्जी इनपुट डालो। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई 8a प्लस 6b प्लस 5c का साइन कैसा होगा, तो आई कैन सी कि ये क्या है f(2) है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कई बार देखो कोफिशिएंट्स इस तरह से चमक जाते हैं कि भाई मैं आपको देता हूँ, देखो 2 3b/2, ओके, सो दिस इज a प्लस 3b, a प्लस 3b प्लस 10c का साइन क्या होगा। अब ये थोड़ा देखने में अजीब लगता है कि ये कैसे बनाई होगी एक्सप्रेशन, जैसे इनमें तो दिखाई देता है कि x का वैल्यू कुछ डाल दिया होगा। अब देखो ये एक्सप्रेशन में मैं कैसे बना रहा हूँ, बेसिकली मैंने x का वैल्यू हाफ डाला ऊपर, हाफ डालोगे तो क्या बनेगा, ये 2a × 1/4 प्लस 3b/2 प्लस 5c, एलसीएम वगैरह लोगे तो यही एक्सप्रेशन चमक जाएगी आपको। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये है अपनी f(½ अब मेरे को सिर्फ साइन ही पता करना है ना, तो आप इसमें से अगर हाफ कॉमन ले लोगे तो अंदर यही बचेगा 3b प्लस 10c हो जाएगा हाफ कॉमन लेने के बाद।
तो मेरे को पता है कि एफ ऑफ हाफ पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, सो एब्सोल्युटली ये किसी फंक्शन की पॉइंट पे वैल्यू नहीं है, पर एफ ऑफ हाफ से रिलेटेड है विच इज़ पॉजिटिव, हैंस दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो इस तरह से भी ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, मेरे से पूछा जा रहा है इफ a प्लस 4x² माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड a का वैल्यू क्या होगा। ऑब्वियसली बात, मैं रियल वैल्यूज़ की ही बात कर रहा हूँ, तो a की रेंज क्या होगी, किस तरह की वैल्यूज़ होंगी। सबसे पहले देखो, इसमें रटने का कुछ भी नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि पूरी पूरी क्वालिटी का आपकी क्या है, लेस देन 0, इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा चाह रहे हो आप, ओपनिंग डाउनवर्ड, वो भी एक्सिस के पूरी तरह नीचे। तो ऐसा ग्राफ कब बनता है, ओपनिंग डाउनवर्ड आपका जो x² का कोफिशिएंट है, कैपिटल ए बोल देता हूँ यहाँ पे, वो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब a का वैल्यू -4 से छोटा चाहिए मेरे को। और ग्राफ पूरी तरह नीचे देखो, एक्स एक्सिस को बिल्कुल नहीं कट कर रहा है, तो d का वैल्यू भी नेगेटिव ही होगा। d मतलब अब देखो यहाँ पे 2a आएगा तो स्क्वायर करूँगा तो 4 दिखेगा मेरे को, और 4ac में भी 4 होता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गौर गया, स्टार्टिंग से 4 कॉमन लेके लिख रहा हूँ, दैट इज़ a² माइनस ac, 4ac का 4 और इसका 4 मैं ऑलरेडी बाहर लेके लिख रहा हूँ, इंटू 2a माइनस 6, दिस क्वान्टिटी हैज़ टू बी लेसर देन 0। 4 को हटाओ, क्या बन गया, a² माइनस 2a², दैट इज़ माइनस a²। लीनियर टर्म क्या बनेगी अपने पास, 8a माइनस 6 से -2 प्लस 2a माइनस 2a हो जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ ना, एंड द कॉन्स्टेंट टर्म विल बी प्लस 24 लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, a² प्लस 2a माइनस 24 ग्रेटर देन 0। फैक्टर साफ नज़र आ रहे हैं, a प्लस 6 एंड a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसका वे भी कर्व बना दो, क्या बनेगा, -6 4, तो ये भी एक तरह से क्वाड्रेटिक है, जिसका प्लॉट कर दूँ तो मेरे को कौन सा हिस्सा चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला, तो या तो 4 के आगे रहोगे या -6 के पीछे रहोगे। दूसरा, थोड़ी देर पहले मेरी कंडीशन क्या आई थी, a का वैल्यू -4 से छोटा होना चाहिए, तो a का वैल्यू -4 से छोटा, -4 कहीं यहाँ पे होगा, इससे छोटी वैल्यू मतलब पीछे की तरफ। तो इंटरसेक्शन देखो दोनों कंडीशन कहाँ दिख रहा है। तो जब भी अपने ऐसे मल्टीपल कंडीशन चले तो आप सोल्यूशन निकालो और ऐसे प्लॉट कर दो, तो क्लियरली आप देख सकते हो कॉमन लाइंस कहाँ पे मैच कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से देखना ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। दिख रहा है साफ साफ, अगर -6 से छोटा ले लूँ तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो सवाल है नेक्स्ट, a-1 x² माइनस a प्लस 1 x प्लस a प्लस 1, ये क्वांटिटी को मैं चाह रहा हूँ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो इनइक्वालिटी होती है ना, इस तरह से जब भी बनती है तो अपने बस ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक बन गई, हमेशा पॉजिटिव होना चाह रही है, तो ग्राफ के बारे में सोचा तो ग्राफ हमेशा ऊपर चाह रहा है अपन, इसका मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव और d नेगेटिव, बस इतनी बात तो है। ये चीज़ पॉजिटिव करनी है, मतलब a का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा और d पॉजिटिव करना है। तो d क्या बन रहा है मेरा, a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, उस तरह से देख सकते हो आप। तो ये अपना क्या बन गया, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो खोलो, पर मेरे को साफ दिखाई दे रहा है a+1 कॉमन फैक्टर है तो ले लेता हूँ बाहर, अंदर बचा a+1 माइनस 4a प्लस 4, ये क्वांटिटी में क्या चाह रहा हूँ, नेगेटिव। तो ये बन गया मेरे पास a+1, अंदर हो गया -3a प्लस 5 नेगेटिव, माइनस कॉमन खींच लो इसका, a+1 3a माइनस 5, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, बहुत साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है। प्लॉट करके देखो तो -1 और 5/3 ये रूट दिखाई दे रहे हैं, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब 5/3 के इधर या -1 के इधर। दूसरा मेरे को क्या बोला जा रहा है, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए तो इधर सारी कंडीशन प्लॉट कर ली, कॉमन कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कॉमन, है कि नहीं।
तो अपना आंसर क्या आएगा फाइनल, ए बिलोंग्स टू 5/3 से लेके इन्फिनिटी। तो इनइक्वालिटी कंडीशन देखिए हमने ग्राफ को यूज करते हुए। तो कुछ एक हायर डिग्री के ग्राफ भी देख लें कैसे उसको देखा जाता है। ओके, तो सिंपल सा ग्राफ है, मेरे को बोला जा रहा है कि x³ - 3x + a = 0, फाइंड a इफ दिस इक्वेशन हैज़, वन नाम दे देता हूँ, वन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अब आप कहोगे मैंने क्यूबिक पे तो चर्चा करनी सिखाई नहीं है नंबर ऑफ रियल रूट्स को लेके। तो ये सवाल जो है ना ये थोड़ा सा क्या इजी बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ऑल्दो हम एओडी में पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज़ करके अलग अलग रूट्स कैसे आते थे, 3 डिस्टिंक्ट रूट, पर इसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो किस तरह से करते हैं, x³ - 3x = -a, इस तरह से लिख देता हूँ। अब ये मेरे लिए एक अलग फंक्शन है, ये मेरे लिए एक अलग फंक्शन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन सोल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच f(x) एंड g(x) कैन क्रॉस ईच अदर, मतलब इनके ग्राफ्स कितने पॉइंट्स पे काट सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटें। अब इसका ग्राफ क्या होगा, एक वो तो पोलिनोमियल ग्राफ बना लूँगा, x³ - 3x दिख रहा है मेरे को, और ये जो -a है y = -a, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो पहले इसका ग्राफ देखने की कोशिश करो। ये क्या है मेरे पास, x कॉमन लेने के बाद x² - 3, सो दिस इज x - √3 x + √3। ओके, तो इसके अंदर आपको देख पा रहे हो एक रूट तो 0 है, एक -√3 है और एक +√3 है। क्यूबिक है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या होगा मेरा नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से। और ये भी देखो इस ग्राफ में एक सिमेट्री है, x को -x से रिप्लेस करो तो बाहर माइनस आ जाता है, मतलब जैसी वैल्यूज आपको पॉजिटिव x पे मिलेंगी उसका अपोजिट वैल्यूज आपको नेगेटिव x पे मिलेंगी। मतलब ये जो डेप्थ है लेस से -k है, तो ये जो हाइट होगी वो क्या होगी +k। और मैं कह रहा हूँ कि आपको भाई कि ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब तक ये स्ट्रेट लाइन k और -k की रेंज में बन रही है ना, तब तक ये 3 बार क्रॉस करेगी। अगर आपको 2 बार क्रॉस करानी है तो टच करा दो, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज दिखाओगे आप, +k और -k। एक ही बार रखनी है तो या तो k के ऊपर रखो या -k के नीचे रखो। तो देखो तो ऑटोमेटिकली ग्राफ लाइन जो है इस ग्राफ को 3 बार काट जाएगी, या फिर एक ही बार काटेगी, या फिर टच करके निकलेगी तो 2 बार निकालेगी, मतलब 2 सोल्यूशन आएंगे डिस्टिंक्ट। तो मेरे को पता कैसे लगेगा k का वैल्यू, तो k बेसिकली मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इस तरह के ग्राफ में आपको मैक्सिमा मिनिमा तो निकालनी आती है, थोड़ा बेसिक फिजिक्स में भी सीखते हैं अपन। डैश किया इसको, क्या बना 3x² - 3 = f'(x). डिफरेंशिएशन 3 कॉमन निकालने के बाद दिख रहा है मेरे को x² - 1 f'(x). तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब -0 साफ दिखाई दे रहा है, x = +-1 पे। तो आप देख पा रहे हो ये 1 है पॉइंट, तो ये -1 है। तो ये k क्या है, 1 पे और -1 पे वैल्यू चेक कर रहा हूँ, तो मैं 1 पे वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, यहाँ पे डालो 1 डालो, यहाँ पे 1 - 3 -2 आ रहा है कि नहीं। तो ये वैल्यू -2 है, तो ये वैल्यू +2 है। निकाल के देखना चाहो तो देख सकते हो +2 ही आएगी। और सिमेट्री मैंने बताई दी आपको, x³ - 3x, अगर x को -x से रिप्लेस करो तो बाहर माइनस आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव पे जो वैल्यू आती है नेगेटिव x पे वैसी वैल्यू अपोजिट साइन की आएंगी। ओड फंक्शन बोलते हैं बेसिकली इसको, हम फंक्शंस में पढ़ेंगे, उसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं आप। तो मेरे को दिख रहा है कि अगर तुम्हारा जो -a है वो किस रेंज में रहे, -2 से +2 की रेंज में रहे, तो ये लाइन 3 बार काट पाएगी। इसका मतलब a को क्या कर दोगे आप, -2 से बड़ा और 2 से छोटा, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास -2 से 2, इस रेंज में रखो, ऑटोमेटिकली 3 सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, और एक सिंपल सी बात देख सकते हो कि आपके पास f(x) = x³, ठीक है, +3x²। अब हायर डिग्री में थोड़ा सा डेरिवेटिव वगैरह का यूज़ करना पड़ता है, पर अपन डायरेक्ट हल्का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ रियल जीरोस, ऑब्वियस सी बात है 3 डिग्री इक्वेशन है, तो 3 डिग्री पोलिनोमियल तो 3 से ज़्यादा जीरो तो क्या ही होंगे,
पर सबके सब रियल हो ऐसा जरूरी नहीं, तो मैं नंबर ऑफ रियल रूट जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राफ कैसे चलेगा इसका, तो आपने देखो एफ डैश एक्स निकाला 3x² 6x + 5, क्या ये कहीं पे जीरो होगा? डी निकाल के देखो इसका 36 - 60 नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये दे जो क्वाड्रेटिक है डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है x² का कोफिशिएंट, ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव है, 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो तो डेरिवेटिव मतलब इंक्रीज होने की रेट या डिक्रीज होने की रेट, तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये फंक्शन बढ़े ही जा रहा है, ठीक है ना। आप इसका ग्राफ देख सकते हो, x = 0 डालो तो -7 है, इसका मतलब ये कहीं पीछे से आ रहा होगा और ऊपर जा रहा होगा, पूरा नीचे से ऊपर ही जा रहा है, कहीं यू टर्न इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ए की रियल रूट आएगा ओनली 1, क्योंकि डैश हमेशा पॉजिटिव तो लगातार बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वाड्रेटिक के एप्लीकेशन से ग्राफ के बारे में एनालिसिस किया, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। ऑल्दो ग्राफ का यूज हम लोकेशन ऑफ रूट्स में भी करेंगे, रेंज निकालने में भी करेंगे, उसके लिए डेडिकेटेड टॉपिक है हमारे पास, उस पर चर्चा करूँगा। पहले कुछ सवाल लगा लीजिए आप ग्राफ के एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो अब हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं लेक्चर का, रेंज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ऑल्दो तो फंक्शंस तो बहुत डाइवर्स टॉपिक है, पर हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक से रिलेटेड ही चर्चा करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का इन्वॉल्वमेंट है। तो जहाँ तक मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की बात करूँ, हम ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लेते हैं इनकी रेंज क्या जाती है। क्विकली परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, इसका जरूरी नहीं कि हम फॉर्मूला याद करें, हमने इस तरह से इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखा था -d/4a, एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए हमने बोल दिया था कि भाई कि अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर खुलेगा, और वर्टेक्स का साइन कोऑर्डिनेट क्या रहता है -b/2a, -d/4a। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि आपकी जो y की मिनिमम वैल्यू है वो मेरे को ये नज़र आ रही है, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कहीं भी जा सकती है इन्फिनिटी तक। तो ये रेंज क्या हो गई, y बिलोंग्स टू -d/4a टू infinity। Similarly, if I say a less than 0, ये आ गया, तो मेरे पास क्या हुआ, a लेस देन 0 में तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम वही। तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4a, और नीचे तो कितना भी जा सकता है ग्राफ। तो रेंज क्या आ गई मेरे पास, y बिलोंग्स टू -∞ टू -d/4a, ठीक है। तो ये याद नहीं करना है अपने को, सिंपल बात करो कि भाई कि अगर हमारे पास y = x² + 6x + 8 है, तो क्विकली ये मैं ऐसा लिख पाऊँ। मैं ऑलरेडी लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा कर चुका हूँ। -1 देख रहे हो, कोई लोड नहीं लगना चाहिए इसमें, x² मैंने बिल्कुल रैंडम सी क्वाड्रेटिक ले ली, 3 बार खींचूंगा तो क्या बनेगा, x² 5/3, 2a भी चमकाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 5/6 का होल स्क्वायर नजर आएगा। और ऐसा करने के लिए आपने अंदर दिया 25/36, मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो बाहर आया क्या 25/12, और पीछे से 7 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया मैंने कि कैसे करते हैं काम। सिंपल 3 बार खींचो, और जो इवन हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो डिराइव किया था उसका बेसिस भी इसी तरह से चला था। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या बन गया मेरे पास 59/12, तो ये आप इसकी क्या आ गई मिनिमम वैल्यू। तो रेंज क्या होगी 59/12 से लेके इन्फिनिटी तक। परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही है अपने, क्योंकि मैथ का ये मिनिमम काम है, क्योंकि इंटीग्रेशन कैलकुलस में काफ़ी जगह काम आएगा, ज्योमेट्री में काम आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बनाओ, ठीक है। अब हम में देखना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास इस तरह के फंक्शन है, कैसे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के, इसमें किस तरह से रेंज निकाली जाती है, समझे आप, ax² + bx + c टाइप से अपॉन px² + qx + r टाइप से। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आप डोमेन की बात करोगे, डोमेन का मतलब होता है बॉटम कभी भी आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन निकल जाएगी, उसके बाद आप रेंज निकालोगे। तो स्टैंडर्ड मेथड तो क्या है कि भाई आप =y मानते हो, x² की x के अंदर क्वाड्रेटिक बनाते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ किसके अंदर, x के अंदर, और क्योंकि x क्या है एक रियल नंबर,
तो वो आपको क्या देगा, रियल नंबर होने का मतलब रूट्स रियल आएंगे, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या अपनी क्यू ई आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी किसके अंदर, वाई के अंदर। तो उसको सोल्व करके आपको रेंज पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड मेथड हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा करेंगे क्या, डिपेंड करता है। देखो अगर बहुत सिंपल चीज़ हो तो हमेशा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। जैसे बहुत सिंपल फंक्शन लूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका रेंज निकालना मेरे को। ठीक है, तो मैं एक दो चीज़ें दिमाग में रख सकता हूँ। जैसे वाई मान भी लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये बन गया वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखो कोई भी एक्स का रियल नंबर लो, आपके पास ये क्वांटिटी हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए अपनी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब वाई अपॉन वाई माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लिया, लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कर प्लॉट कर दो 0 1। ठीक है, लेस देन की बात हो रही है तो मतलब वाई का आंसर किधर आएगा, 0 से 1 के बीच में। 0 पे तो क्लोज कर सकते हो, 1 पे ओपन ही रहेगा क्योंकि बॉटम 0 नहीं कर सकते। अब इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से करूँ, तो देखो जब भी अपना नोमिनेटर डिनोमिनेटर सिमिलर हो तो कोशिश करो कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाओ। सिर्फ कांस्टेंट का तो फ़र्क है, तो मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ये भी तरीका है। ठीक है, इसको भी सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे को पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है मिनिमम 0 होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। तो जब आपके एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी तो 1 माइनस 1 क्या हो गया मेरे पास, वाई का वैल्यू 0। और जब एक्स स्क्वायर को इन्फिनिटी फेंकोगे तो ये पूरी चीज़ किधर भाग जाएगी, 0 पे। तो वाई किधर भागेगा, 1 की तरफ। अब इन्फिनिटी पे तो पहुंच नहीं पाओगे तो वाई भी 1 पे नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रेंज होगी 0 से 1। ठीक है, एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, उसी में दोबारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एफ एक्स बराबर मान लो मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना दो इसका, रेंज सीधे पता लग जाएगी। दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो मैं सीधा देख सकता हूँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा मेरे पास। इस 3 को लिख दो 1 प्लस 2, तो पीछे का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो साफ दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू 2 है, तो रेंज क्या होगी अपनी, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक फंक्शन ले रहा हूँ आपके लिए y, इसका रेंज बताना अपने को। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो इसका वेरिएबल पार्ट जो है ना वो काफ़ी सिमिलर है, प्रोपोर्शनल है ना, तो क्यों ना ऊपर नीचे के पार्ट सिमिलर है तो मैं सेम जैसा बना दूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो सेम ऊपर कर रहा हूँ, कैसे देखो, 6 बनाने के लिए ऊपर एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, कोई दिक्कत, जस्ट ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 और अलग अलग डिवाइड कर दो। कैसे, ये आगे का जो एक्सप्रेशन इसको पूरा इकट्ठा मानो और अलग अलग डिवाइड करो, क्या बनेगा, 2 कॉमन निकल गया, पूरा कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन, अब इस चीज़ को थोड़ी देर पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया था वैसे ही लिख रहा हूँ, प्लस 2। ओके, अब मेरे को पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाली जो क्वांटिटी है ये कहाँ से कहाँ भागेगी, मिनिमम 0 हो सकती है और इन्फिनिटी तक जा सकती है। जब ये 0 हुई तो आपकी y की वैल्यू क्या आई, 2 माइनस, ये तो ख़त्म हो गया हाफ, मतलब y का वैल्यू हो गया मेरे पास 3/2। इन्फिनिटी भागे थे पूरी चीज़ खत्म हो गई, 0 पे चले, इन्फिनिटी भागे थे पूरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब 0 की तरफ, तो y किधर अप्रोच करेगा 2 की तरफ। तो रेंज आ गई मेरे पास 3/2 से 2। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके भाई के हमें हमेशा y बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऑलवेज एनालाइज कि सिमिलर है तो इस तरह से जाएंगे अपन। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जो स्टैंडर्ड मेथड है y इक्वल टू कर क्वाड्रेटिक बना के काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा, पर लंबे मेथड से क्यों जाना, हमेशा सवाल को गेस करो। ठीक है, जितना दिमाग रिक्वायर्ड है उतना ही लगाओ, और ज़्यादा है दिमाग तो और क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना आपके पास, उनकी तरफ बढ़ो, स्पीड बढ़ाओ। अब एक सिंपल सवाल लेता हूँ जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक अपॉन बनाने का काम आपको करना ही पड़ेगा। एक एक्सप्रेशन ली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसकी रेंज निकालनी है। डोमेन की बात करूँ तो देख लो बॉटम का d नेगेटिव है, तो डोमेन तो मेरी रियल नंबर ही है। ठीक है, और मान लो रियल ना भी तो रियल का सबसेट होगी, पूरा रियल नंबर नहीं हुई तो ले दे के वैल्यू तो एक्स की रियल ही रहनी है ना इक्वेशन के हिसाब से, तो मेथड पूरा काम करेगा।
अब इसमें देखो वेरिएबल पार्ट है ना, प्रोपोर्शनल नहीं है ना, सिमिलर नहीं है। एक सिंगल कांस्टेंट इधर उधर करोगे उससे मैच नहीं हो पाएगा, डिफरेंस आ गया। तो मेरे को प्रॉपर मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्वाड्रेटिक बनाओ। तो ये क्या बन गई, एक्स स्क्वायर, सीधा बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन, कोफिशिएंट कलेक्ट करते जाओ, ठीक है। 3x कॉमन लिया, y प्लस वन, एंड 4 कॉमन लिया, y माइनस वन इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब क्योंकि x क्या है, एक रियल नंबर, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d क्या होना चाहिए अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आई विल राइट b स्क्वायर मतलब 9y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, y माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सीधी सीधी बात है। तो ये क्या हो गया अपने पास, सोल्व करो, 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, दैट विल बी माइनस 7y स्क्वायर, प्लस 18y, और पीछे से आएगा मेरे पास माइनस 32, ये क्या है, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 32, 18 प्लस 32 दैट इज 50y, कॉन्स्टेंट टर्म 9, पीछे से आई माइनस 16 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, नज़र आ रहा है साफ साफ आपको। 49 एंड 1 मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है, माइनस 49y माइनस वाई प्लस 7, डायरेक्ट फैक्टर बना रहा हूँ, 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, 1/7 एंड 7 लेस देन का मतलब इन दोनों के बीच में खेल रहे अपन, तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया मेरे पास, 1/7 से 7 आ गई रेंज। ओके, तो ये आपकी रेंज आ गई, इजी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उस पर देख रहे हैं। एक सिंपल सी चीज़ ये भी देख सकते हो, कई बार क्या होता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में स्प्लिट हो रहा होता है, कॉमन फैक्टर आ रहे होते हैं, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है। एक सिंपल सवाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, बॉटम होगी अपने पास लेस से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो पहले डोमेन निकाल देता हूँ, बॉटम 0 नहीं होना चाहिए, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो दिख रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टर है, तो x का वैल्यू कुछ भी करो, बस 1 और 2 मत डालो, ठीक है, नहीं डालेंगे। तो ऊपर का फैक्टराइज करके क्या किया, x माइनस 2 x माइनस 4, बॉटम हो गया अपने पास x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि x का वैल्यू 2 नहीं है, तो 0 0 कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, कोई और क्वांटिटी है, x ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव जो भी होगी, क्योंकि x के वैल्यू 2 तो नहीं है। तो यहाँ से आपका y निकल के आ गया x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ रेंज निकालनी, लीनियर अपॉन लीनियर बहुत सिंपल होता है, x को लिख दिया यहाँ पे, क्या हुआ मेरे पास, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y आएगा, इधर प्लस का हो जाएगा -4 अपॉन y माइनस 1, सेम वैसा ही बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस 1 इधर आके y माइनस 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर उधर टर्म को सरकाओगे, x का वैल्यू सोल्व करो तो दिख जाएगा आपको ये। तो साफ दिख रहा है y का वैल्यू 1 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि x रियल नंबर है। पर साथ ही साथ ये भी देखो ना कि आप x 2 तो कभी डालोगे ही नहीं, तो अगर मैं x को 2 यहाँ पुट करूँ तो मेरा y का वैल्यू आ रहा है कितना, -2, तो वो वैल्यू भी कभी नहीं आएगी आपकी। तो रेंज क्या हो गई आपकी यहाँ पे, y बिलोंग्स टू r -1 एंड -2, ठीक है। 1 तो यहाँ डायरेक्टली दिख ही रहा था आपको, और -2 भी नहीं जा सकते क्योंकि x को 2 पुट करो तो y -2 मिलेगा, लेकिन x तो कभी आपने 2 पुट किया ही नहीं है, तो y भी -2 कैसे मिल जाएगा। ओके, तो ये कुछ मैंने आपसे रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले लेक्चर में लोकेशन ऑफ रूट्स की बात होगी तो ग्राफ और क्लैरिटी देगा आपको, तब तक आप इसके लेक्चर के क्वेश्चन लगाइए। ऑल द बेस्ट।